नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रोज तो हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष भी तो मैंने मेरे पिताजी से सीखा है। मेरे पिताजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। उन्हें बहुत शौक था हिंदी के उपन्यासकारों की कथाएं सुनना और साथ में पढ़ना। उपन्यास घर पे लेके आते थे, पढ़ते थे, हमें भी पढ़वाते थे। हिस्ट्री के सारी घटनाएं, साल जो वो ईयर था, ईयर के साथ में सारी घटनाएं उनको याद थी। ऐसे ही उन्होंने मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी के अच्छे साहित्यकार थे, उन्होंने काफी कथाएं लिखी है, उपन्यास लिखे हैं। उनकी भी कथाएं घर पे लेके आते थे तो हम भी पढ़ते थे। आज वो कथा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कथा का शीर्षक है पांचवा चोर कौन था। हिंदी साहित्य की ये कथा आपको बड़ी मनोरंजक लगेगी, मैं जानती हूँ। कथा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, एक राजा शत्रुजित थे। शत्रुजित अपनी प्रजा में बहुत प्रसिद्ध थे। वो न्यायप्रिय थे, लोकप्रिय थे। प्रजा के लिए वो जो बन पड़े वो सारे काम पूरे करते थे। उनकी आदत थी रात को भेष बदल के अपने नगर में वो चक्कर काटते थे। देखते थे कि मेरी प्रजा कहीं ना कहीं, मेरी प्रजा कोई तकलीफ में तो नहीं है, कुछ बाहर ऊंच नीच तो नहीं हो रहा है। वो उनकी आदत थी। एक दिन ऐसे ही चक्कर काटते काटते क्या हुआ, वो जा रहे थे और दो चार लोग उन्हें एक चौराहे पे मिले। दो चार लोग बातें कर रहे थे कि आज नाका कहाँ डालना है, क्या करना है, ये प्लानिंग कैसी होनी चाहिए वगैरह। वो बातें कर रहे थे। शत्रुजित राजा भेष बदले हुए थे, मैले कपड़ों में थे, एक आवारा यात्री की तरह वो घूम रहे थे और वो भी उनके पास देखे तो वो लोग तो प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं तो भी चोरी और डाका करने की। अब राजा को लगा कि ये लोग है कौन ऐसे कि जो मेरे राज्य में आकर ये सारी घटनाएं वो अंजाम दे रहे हैं। अब जो राजा चार लोगों को देखते हैं, उन चार लोगों के नाम थे फकीरा, चमन, रतन और रंगा। अब राजा खांसते खांसते उनके पास जाते हैं। राजा समझ चुके थे कि ये लोग चोर है, डकैत है। अब खांसते खांसते जाते हैं। राजा उनको बोलते हैं कि अरे भाइयों, इतनी रात में किस शिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं आप? अब चोर सावधान हो गए। चोरों ने देखा एक मैले कपड़े वाला, साधारण सा दिखने वाला इंसान, थका हारा इंसान अपने सामने है। तो फिर वो भी निश्चिंत हो गए, थोड़ा उनका संदेह कम हो गया। तो उसमें से एक रतन था। रतन ने पूछा, तू कौन है रे? तेरे को क्या लेना देना है इस बात का? तो सम्राट कहते हैं, भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ, मैंने भी बड़े बड़े हाथ मारे हैं, लेकिन अभी किस्मत जरा रूठी हुई है, नहीं तो अभी तक किसी राजमहल में आराम करता होता। अब इन चारों में एक फकीरा था। फकीरा बोलता है, वाकई अगर तू उस्ताद है तो फिर तेरा कोई बड़ा कारनामा होगा तो वो बता। तो राजा गंभीरता से कहते हैं, कारनामा तो मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कभी मैंने शाही खजाने पे हाथ साफ करने की सोची थी, लेकिन मैं दुर्भाग्य से पकड़ा गया। अब उसमें से एक चमन था। चमन बोलता हंस के, अरे वाह, तू तो बड़ा उस्ताद है, तू तो शाही खजाने के बारे में सोचता है। रंगा बोलता है, इतना बड़ा उस्ताद है तो तू सबूत दिखा। तो सम्राट बोलते हैं, सबूत तो काम के बाद दिखाए जाते हैं। अगर इसके बाद, आज की रात के बाद, अगर आप मेरे को लेके चलो और कहीं काम करने के लिए, तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब फकीरा बोलता है कि आज की रात तो चल, आज तेरी परीक्षा की रात है, देखते हैं वाकई में तू उस्ताद है तो हमारे साथ रहेगा तू काम करने के लिए। अब राजा गंभीरता से बोलते हैं, तो चलो, सौदा पक्का? सब बोलते हैं, हाँ पक्का। अब तक राजा ने बेजोड़ चतुराई से अपनी पहचान छुपा के रखी थी। अब राजा बोलते हैं कि चलो, अब तो मैं तुम्हारा साथीदार बन गया हूँ, तो मैं खाली इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों में ऐसी क्या खासियत है कि जिसकी वजह से तुम लोग इतने निडर बने घूम रहे हो। अब जब बड़ा हाथ मारना है तो सबको अपनी अपनी कला का ज्ञान तो होना चाहिए। अब इसमें से सबसे पहले फकीरा बोलता है, मुझ में वो काबिलियत है कि मैं खजाना अगर आसपास है तो वहां की मट्टी की सुगंध लेके भी मैं बता सकता हूँ कि खजाना कहाँ पर रखा है। उसके बाद चमन बोलता है। चमन बोलता है कि मैं पशु पक्षियों की भाषा जानता हूँ। अगर मैं कहीं हूँ और कहीं अनहोनी हो रही है मेरे साथ, तो पशु पक्षियों की भाषा जानकर मैं ये समझ सकता हूँ कि कहाँ पर कहाँ खतरा है। अब राजा ने कहा, बाप रे, तुम लोग तो पकड़े जाने से पहले ही
सतर्क हो जाते हो, है ना। और तुम तो राज्य का खजाना भी ढूंढ सकते हो अभी तो। अब रंगा बोलता है कि मैं तो ताले तोड़ने में निपुण हूँ। मेरी एक पतली तार जेब में से हाथ डाला और एक पतली तार निकालता है, और ये तार अगर किसी ताले में मैं अगर घुमा दूँ तो ताला लोहे का हो या पीतल का हो, कितना भी भारी ताला हो, मैं तो तोड़ सकता हूँ। अब राजा बोलते हैं, बाप रे, तुम्हारे हाथों में तो ताले नहीं टूटते, किस्मत ही खुल जाती है। अब रतन बोलता है, मेरे में वो गुण है, अगर मैं रात के अंधेरे में किसी व्यक्ति को अगर देख लेता हूँ और बाद में वो व्यक्ति मुझसे लाख छिपने की भी कोशिश करे, चाहे वो भीड़ में हो या शत्रु के पक्ष में हो, वो कहीं भी हो, तो भी मैं उसको ढूंढ ही लेता हूँ। तो राजा ने कहा, भाई अब तो अंधकार भी तुम्हारी दृष्टि को धोखा नहीं दे पा रहा है। अब तक सम्राट समझ चुके थे कि सब अपनी अपनी कला में माहिर है और शातिर भी है। अब राजा मुस्कुराकर बोलते हैं, भाइयों हम लोग तो इतने निपुण हैं, तो चलो देखते हैं आज रात हम शिकार किसका करते हैं। अब चारों चोर राजा की बात को सुनने लग गए, लेकिन उनके मन में अभी भी संशय था। अब रतन बोलता है, भाई तुमने तो हमारे गुण सुन लिए, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे में ऐसा कौन सा गुण है कि जो तुम हमारे लिए उपयोगी होने वाले हो। राजा गंभीर हो गए। राजा ने गंभीरता से कहा कि भाइयों मेरे में तो एक ही गुण है, अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो मेरे आंखों के इशारों से हमारी सजा भी टल सकती है और हमारी जान भी बच सकती है। अब चारों चोर चौंक जाते हैं, बोलते हैं, मात्र एक दृष्टि के इशारे से हमारी सजा टल सकती है, ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं। अब चमन बोला, ये भाई हमारे गिरोह में इससे अच्छा गुण तो किसी के पास है ही नहीं, ये तो अति अनमोल गुण है। अब राजा कहते हैं कि हमें तो छोटी मोटी चोरी से क्या लाभ, हमको थोड़े दिन वो छोटी चोरी करेंगे, फिर वापस हमको जरूरत पड़ेगी धन की, हम फिर से चोरी करने जाएंगे। इससे अच्छा है क्यों ना हम राजमहल का एक खजाना चुरा लें। अब इतना सुनते ही चारों की आंखें लालच से चमक उठी। अब फकीरा बोलता है, इस बार अगर हम सफल हो गए ना तो सारी जिंदगी हम ऐश करेंगे, ऐश। अब राजा को संतोष हुआ कि चारों चोर अपनी योजना में अटक गए हैं। वे सभी नगर की छोटी छोटी गलियों से, गुप्त मार्गों से महल की ओर बढ़ गए। जैसे ही वो महल के पास आए, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे ही कुत्ता भौंकने लगा, सब लोग सतर्क हो गए। उसमें से जो पशुओं की भाषा समझने वाला था ना, उसने सुना कुत्ता क्या कह रहा है, और उसने सबको बताया कि ये कुत्ता कह रहा है कि हम लोग चल रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर नगर के राजा भी चल रहे हैं। अब जैसे ही चमन ने ये कहा, सब में एक सन्नाटा छा गया। नगर के राजा हमारे साथ चल रहे। फिर उनको थोड़ी हंसी आ गई, तो बोले, ए चल, तू पागल हो गया क्या, नगर के राजा हमारे साथ क्या करेंगे, वो तो इस वक्त अपने शाही पलंग पे मस्त आराम कर रहा होगा। अब बाकी सब लोग उसको हंसे और बोले, लगता है आज तेरे को वो जो पशु की भाषा आती है ना, कुत्ता भाषा, तेरी बिगड़ गई है आज। अब चमन कहता है, मैंने तो वही कहा जो कुत्ता कह रहा है, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब राजा ने बात घुमाई। राजा बोला, भाइयों चलो सब जाने दो, जैसे भूख, मुझे लगता है कि ये कुत्ता भूखा है। जैसे भूख में आदमी भी अनाप शनाप बोलने लग जाता है ना, वैसे ही कुत्ता भी बोल रहा है। चलो अभी हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। सभी ने हामी भरी और सब आगे बढ़ चले। राजा के ओठों पर गूढ़ ऐसी मुस्कान थी। राजा ने जो योजना की थी वो अभी निर्णायक मोड़ पे आ गई थी, और चारों चोर महल की ओर आगे बढ़ रहे थे। न भय न कंपन, उनकी दृष्टि में केवल और केवल लालच भरा था। उन्हें राजमहल का खजाना चाहिए था। अब जैसे ही राजमहल के आंगन में गए, वहाँ की मिट्टी फकीरा ने उठाई और फकीरा मिट्टी सूंघने लगा। सूंघ के उसने बता दिया कि खजाना अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसकी खुशबू मेरे भीतर दौड़ने लगी है, चलो इस दिशा की ओर चलते हैं। अब सारे चोर बिना कोई सवाल किए उसके पीछे चलने लगे। गुप्त मार्ग से वो एक स्थान पर पहुंचे जहां पर खजाना था। जैसे ही खजाने के दरवाजे के पास आता है, रंगा आगे आत्मविश्वास से बढ़ता है, क्योंकि वो तो ताले तोड़ने में माहिर था। उसे पता था कि ये ताला भी वो तोड़ सकेगा। अब उसने जेब में से पतली तार निकाली और जैसे ही वो ताले में घुसाई, ताला छपक करते टूट गया। अब रंगा मुस्कुराते बोला,
कहा था ना, मेरे हुनर के आगे किसी की भी नहीं चलती, कोई भी ताला हो मैं तोड़ सकता हूँ। चारों चोर वो राजमहल के खजाने के रूम में जाते हैं, जहाँ पर खजाना रखा हुआ होता है, और खजाना देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हीरे जवाहरात, बेशुमार दौलत, धन, बहुत सारा धन वहाँ पर था। सब लोग विस्मित होकर उसे देख रहे थे, और उसमें से एक बोला कि भाइयों, ये लो, हमारी तो जिंदगी भर की कमाई यही है, और ये सारा कुछ हमारा है। अब जीवन में अपने को कोई भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होगी। सब लोग दौलत समेटने में लग गए। सबके अंदर एक संतोष था। सम्राट भी उनके साथ छुप के यही काम करने लग गए, लेकिन उनके अंदर एक मुस्कान थी, वो भी किसी और उद्देश्य के लिए थी। अब सब लोग मुंह में अपनी अपनी सारी झोलियां भरने लग गए। जब पूरा झोली भर के हो गया तो सम्राट की तरफ फकीरा ने एक थैली आगे बढ़ाई। लो भाई, ये तुम्हारा हिस्सा। तो सम्राट बोले, ये रख लो तुम, मुझे नहीं चाहिए, ये भी मेरा हिस्सा, आपस में बांट लेना। वो तो मैं यूं ही तुम्हारे साथ आ गया था, पर मेरी किस्मत में शायद ये दौलत नहीं लिखी थी। तो रतन बोला, अरे भाई, इतनी दौलत को कौन ठुकराएगा। राजा बोला, नहीं, तुम ही रख लो। तो चारों चोर कंधे उचकाते बोले, हमें क्या, हमें तो इसमें से भी और मिल जाएगा। अब राजा ने अवसर पाके उन लोगों को पूछ ही लिया। पूछा कि अगर ऐसी योजना अगर आगे बनेगी तो तुम लोग मुझे कहाँ कहाँ मिलोगे। अब जैसे फकीरा के पास गए, फकीरा बोला, वो तो मैं बाजार के पास वाली धर्मशाला है ना, सराय, उसके तो बगल में ही रहता हूँ। जब भी ऐसी कोई योजना बने तो मुझे वहीं आकर मिल लेना। अब इसी तरह से राजा ने चमन, रतन, रंगा से भी उनके ठिकाने पूछ ली। अब चारों चोर निश्चिंत हो गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्होंने जहाँ चोरी की है, उनके साथ चोरी करने के लिए उसी भूमि का सम्राट वहाँ पर उनके साथ था। अब खजाना लूटकर जो वो अपने अपनी जगह के लिए प्रस्थान कर चुका, राजा भी अपनी महल की ओर आने लगे। अब राजा के मुख पे मुस्कान थी, और राजा मन ही मन सोच रहे थे, भले ही ये चारों लोग चोर थे, खजाना लूट रहे थे, लेकिन इनके पास वो गुण है जो मेरी सेना में लोगों के पास चाहिए है मुझे। फकीरा, जिसकी नाक मिट्टी सूंघ के ही बता सकती है कि खजाना कहाँ है। रंगा, जो ताले तोड़ने में माहिर है, तो मेरे शत्रुओं के किसी भी दुर्ग में जाकर वहाँ पर जासूसी करने के लिए वो मुझे काम आ सकता है। चमन, जो पशुओं की भाषा जानता है, उसे मेरे पशुओं की सेवा में अगर लगाया नहीं जा सकता है क्या। और रतन, जिसकी आंखें अंधेरे में भी सच्चाई पहचान लेती है, वो मेरी महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अधिकारी नहीं बन सकता है क्या। अब उसके विचार दृढ़ हो चुके थे। उसने मन में यह सोचा कि इन लोगों के पास में इतने बेहतरीन गुण हैं, अगर मैं इन्हें कारावास में डाल देता हूँ तो इनके गुण तो इनके अंदर ही सड़ जाएंगे, लेकिन इन गुणों का अगर मुझे सदुपयोग करना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा। अब यही सोचते सोचते सम्राट अपनी महल की ओर आ गए। लेकिन सुबह जब हुई, सारी नगरी में हलचल मच गई कि राज्य का खजाना लूटा गया है, राज्य के खजाने पे चोरी हो गई है। अब ये समाचार आग की तरह फैला और पूरे दरबार में बेचैनी फैल गई। कोई लोग कह रहे थे, जरूर बाहर के लोग होंगे, बाहर का गिरोह होगा, जैसे ही चोरी किया भाग गया होगा। कोई कह रहे थे कि वो हो ना हो, महल के अंदर का ही कोई चोर होगा, तभी उसको खजाने के गुप्त द्वार पता थे। अब किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। अब ये सारे मंत्री, सलाहकार सब चर्चाएं कर ही रहे थे, जितने में महाराज शत्रुजीत सिंह वो तो मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुरा के उन्होंने गूंजती आवाज में सबसे कहा, मैं जानता हूँ चोर कौन है और इस वक्त वो कहाँ है। सारे मंत्री, सारे दरबारी पूछने लगे, महाराज आपको पता है चोर कहाँ है, और अभी इस वक्त कहाँ है, और चोरी किसने भी की है, आपको पता है। महाराज ने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ, वो है फकीरा, रंगा, चमन और रतन, ये चारों चोर हैं। और महाराज ने उनके ठिकाने बता दिए। सैनिकों को आदेश दिया कि उनको पकड़ के लाया जाए। थोड़ी ही देर में फकीरा, रंगा, चमन, रतन पकड़े गए। रस्सियों में बांधकर सैनिक उन्हें लेके आ जाते हैं। अब वो चारों चोर बड़े भयभीत थे कि उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ठिकानों का पता राजा के पास कैसे था। अब सम्राट भी रहस्यमयी मुस्कान के साथ में सिंहासन पे बैठे थे। वो जो रतन था वो अंधेरे में भी लोगों को पहचान रहा था।
रतन की नज़र एकाएक महाराज पर पड़ी। उसने देखा कि अरे, रात को जो हमारे साथ था वो भी तो ऐसे ही दिख रहा था, कहीं ये वो तो नहीं। अब उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने घबरा कर ये बात अपने चारों दोस्तों को बताई। तीनों ने रतन की बात नहीं मानी। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, हंस के बोले, अरे रतन, तू तो पागल हो गया है। भला सम्राट क्यों चोरी करेगा, और चोरी करने के लिए वो हमारे साथ रात भर क्यों घूमेगा। फिर रतन ने कहा, अरे भाई, मैं अंधेरे में भी घूमने वाले व्यक्ति को पहचान सकता हूँ। मैं जानता हूँ ये वही व्यक्ति है। अब सारा दरबार स्तब्ध था। चोर पकड़े गए थे, वो सामने खड़े थे। राजा को उनके नाम के साथ उनका रहने का ठिकाना भी पता था। अब राजा ने एक जोरदार ठाका लगाया। राजा की हंसी पूरे महल में गूंजने लगी और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनकी रस्सियाँ खोल दी जाए। अब दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसा न्याय है? लोगों को यहाँ पर बुलाने का उद्देश्य उन्हें सजा देना नहीं, बल्कि कुछ और था। राजा ने रात की पूरी कहानी दरबारियों को बताई कि कैसे वो इन लोगों के साथ घूमे, कैसे उन्होंने इनकी काबिलियत जानी, कैसे इनके नाम पता प्राप्त किए। ये सारी घटनाएं राजा ने विस्तृत बताई। अब इतना सुनकर चोर तो राजा के चरणों में गिर गए। महाराज, हमें बचा लो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हमें और एक मौका दे दीजिए, हम आपकी शरण में आ गए, महाराज हमें बचा लो। महाराज, हम प्रायश्चित में आपकी पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे, महाराज हमें बचा लो। अब राजा ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम लोग चोर हो, लेकिन तुम लोगों में जो अनमोल गुण है वह गुण तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को काम आने वाला है। और फिर सम्राट ने चारों को अपने अपने गुणानुसार राज्य सेवा में नियुक्त किया। रतन, जो रात के अंधेरे में भी लोगों को पहचान सक रहा था, उसे मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रधान प्रहरी के रूप में नियुक्त किया। रंगा, जो चाबी के बिना भी ताला खोल सक रहा था, उसे राज्य कोष का प्रहरी बोल के नियुक्त किया, संरक्षक बोल के नियुक्त किया। चमन, जो पशुओं की भाषा जानता था, उसे शाही अस्तबल का प्रमुख अधिकारी बोल के नियुक्त किया। फकीरा, जो मिट्टी सूंघ के भी खजाना कहाँ है बता सकता था, उसे खोजी दस्ते का प्रमुख बोल के नियुक्त किया। समय के साथ वे चारों योग्य और वफादार बोल के उभर के आए। जो कभी चोरी के लिए बदनाम थे, वो राज्य के प्रमुख आधार स्तंभ बनने को तैयार थे। तो मित्रों, मनुष्य की पहचान उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य से होती है। ये मायने नहीं रखता कि कोई कहाँ से चला आ रहा है, बल्कि वो कहाँ से और कहाँ चला जा रहा है। हर व्यक्ति को जीवन में एक दूसरा अवसर भी मिलता है, बस ज़रूरत है अवसर को पहचानने की। तो कथा का संदेश हमें समझ में आया। ये कथा मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी ढंग से लिखी है और मेरे पिताजी इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे। इन्हीं कथाओं से हमें एक एक संदेश अच्छे प्राप्त होते हैं। मनुष्य का जीवन इसी तरह से चलना चाहिए। धन्यवाद।